नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लीगल हिस्ट्री की, जो कि सेकंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। तो इसमें टोटल 4 यूनिट्स हैं। तो यूनिट 1 से हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है, अगर हम मार्क्स की बाइफिकेशन की बात करें तो चार्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ 1600, 1661 एंड अर्ली सेटलमेंट्स इन सूरत, मद्रास एंड बॉम्बे। दिस इज योर फर्स्ट टॉपिक। सेकंड है इंट्रोडक्शन ऑफ अथॉरिटेटिव एंड यूनिफॉर्म जुडिशियल पैटर्न 1726 से लेकर 1773 तक, मेयर्स कोर्ट ऑफ 1726 एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता, जो कि फर्स्ट टाइम हुआ था, एंड रेगुलेटिंग एक्ट 1773, द केसेस ऑफ राजा नंद कुमार, कमालुद्दीन, पटना एंड कौसीजुरा केस, सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1781। उसका लास्ट टॉपिक आपका है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अदालत सिस्टम, वॉरेन हेस्टिंग्स जुडिशियल प्लान ऑफ 1772, 1774 एंड 1780, लॉर्ड कॉर्नवालिस जुडिशियल प्लान ऑफ 1787 and 1790 as well as 1793 लॉर्ड विलियम बेंटिक जुडिशियल रिफॉर्म्स। तो बेसिकली ये आपके टॉपिक्स हैं। अगर हम बाइफिकेशन ऑफ मार्क्स की बात करें तो फर्स्ट टॉपिक आपका 12.5 के लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिकली सारे ही टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर 12.5, बट अगर हम इंडिविजुअली बात करें तो 5 मार्क्स के लिए कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये यूनिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस यूनिट को। तो सबसे पहले शुरू करेंगे तो चार्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब जब ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हुई थी तो वो ऑन द बेसिस ऑफ सम चार्टर्स हुई थी। मतलब एक चार्टर क्या होता है, एक वर्किंग या फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी का था, और वो किसने बनाया था? क्वीन एलिजाबेथ ने फर्स्ट टाइम बनाया था इन 1600। तो चार्टर जो फर्स्ट टाइम आया था वो 1600 में आया था और क्वीन एलिजाबेथ के थ्रू वो पास हुआ था या फिर बनाया गया था। तो इशूड ऑन 31 दिसंबर 1600, ठीक है, बाय क्वीन एलिजाबेथ वन ऑफ इंग्लैंड, मतलब फर्स्ट क्वीन एलिजाबेथ वन ऑफ द इंग्लैंड, ठीक है। फुल नेम क्या था? इस चार्टर का पूरा नाम क्या था? द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। मतलब ईस्ट इंडीज मतलब कंट्रीज जो कि ईस्ट साइड में पड़ती हैं। मतलब क्या है? वो चार्टर जो कि किसी भी कंपनी की गवर्नेंस को गवर्न करता है जो कि लंदन से बिलोंग करती हैं। कहां पे? ईस्ट इंडीज में, मतलब ईस्ट कंपनीज में। अब क्या है, इस चार्टर में कुछ फीचर्स थे, जैसे फर्स्ट फीचर है मोनोपोली राइट्स। मोनोपोली का मतलब क्या होता है? जहां पे भी एक पर्सन या फिर एक कंपनी जिसके मोनोपोली राइट्स जिसके पास हैं, वहां पे दूसरी कोई कंपनी या फिर कोई पर्सन ट्रेड नहीं कर सकता। द चार्टर ग्रांटेड द कंपनी एक्सक्लूसिव राइट टू ट्रेड विद ईस्ट इंडीज कंट्रीज इन ईस्ट केप ऑफ गुड होप एंड वेस्ट ऑफ स्ट्रेट ऑफ मैगेरन। तो ये क्या है? ये बेसिकली ईस्ट इंडीज की डेफिनेशन है फॉर 15 ईयर्स। मतलब क्या है? एक्सक्लूसिव राइट टू ट्रेड है, इसके अलावा किसी और कंपनी के पास यहां पे ट्रेड करने का कोई राइट नहीं है। कॉर्पोरेट स्टेटस क्या है कि जो कंपनी थी वो रिकॉग्नाइज एज लीगल एंटिटी। जो आज की डेट में भी जो कंपनीज होती हैं उनको हम सेपरेट लीगल एंटिटी मानते हैं। मतलब क्या है? वो जो कंपनीज हैं वो सेपरेट है, मतलब उन कंपनीज के अगेंस्ट केस किया जा सकता है। अगर मान लो कोई कंपनी किसी लॉ का वायलेशन करती है तो उस कंपनी के अगेंस्ट केस किया जा सकता है। डायरेक्टर के अगेंस्ट केस करना जरूरी नहीं है, या फिर इंडिविजुअल कैपेसिटी में केस करना जरूरी नहीं है, उस कंपनी के अगेंस्ट केस किया जा सकता है। कैपेबल ऑफ सुइंग एंड बीइंग सूड। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या मतलब होता है? जो कि सू किया जा सकता है और जो कि सू कर सकता है। सपोज ए ने कोई प्रोडक्ट परचेज किया कंपनी XYZ से, XYZ प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो इस कंपनी से जब प्रोडक्ट परचेज किया गया तो ए क्या करेगा? अगर मान लो ए को कोई भी कंप्लेंट करनी है तो वो किसके अगेंस्ट कर सकता है? ए वर्सेस XYZ प्राइवेट लिमिटेड, ये डायरेक्टली हो सकता है। उसके बाद अगर मान लो कंपनी को अगर ए के अगेंस्ट केस करना है तो सेम ये उल्टा हो जाएगा, XYZ वर्सेस ए, ठीक है। तो ये हो जाता है। तो बेसिकली क्या है, जो कंपनी रजिस्टर्ड होती है या फिर लीगल एंटिटी बनाई हुई कंपनी जो होती है उसके पास राइट टू बी स्यूड होता है। अगर वो चाहे तो वो स्यू कर सकती है, प्लस राइट होता है दूसरे पर्सन का जो कि उस कंपनी के साथ ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटी कर रहा है कि उस कंपनी को स्यू कर सकता है। साथ ही साथ गवर्नर एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। The company was allowed to elect a governor and 24 directors annually to manage its affairs। मतलब क्या है? एक गवर्नर प्लस 24 डायरेक्टर्स को एनुअली मैनेज करने के लिए उसके जो भी अफेयर्स हैं, मतलब अफेयर्स का मतलब क्या है यहाँ पे? जो भी उसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली चीजें हैं या जो भी उसके बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उनको करने के लिए एक गवर्नर और 24 डायरेक्टर्स का इलेक्शन अलाउड था। Then no political authority. Initially it had no authority to govern, administer justice in territories it traded with।
मतलब इनिशियली क्या था, ये सिर्फ एक कंपनी थी जो कि ट्रेडिंग के पर्पस पे बनाई गई थी, उसके पास कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं थी, ताकि वो किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस कर सके या फिर कोई भी लॉ रिलेटेड फैसला ले सके इन पर्टिकुलर टेरिटरी जहां पे वो ट्रेड कर रही है, मतलब उस एरिया में जहां पे वो ट्रेड कर रही है वहां पे सिर्फ ट्रेड करने के लिए वो कंपनी अलाउड थी, मतलब कोई भी पॉलिटिकल या फिर जुडिशियल अथॉरिटी उसके पास नहीं थी। Then importance, this charter laid down the foundation of British trade in India. Although it was a trade license, it eventually paved the way for political control. मतलब क्या है, इनिशियली क्या था, वो ट्रेड लाइसेंस था, मतलब वो जो चार्टर था वो सिर्फ लाइसेंस की तरह काम करता था कि हाँ ये चार्टर, मतलब ये चार्टर के तहत बनी हुई कंपनी इंडिया में ट्रेड कर सकती है, बट उस चार्टर के थ्रू क्या हुआ, धीरे धीरे पॉलिटिकल कंट्रोल शुरू हो गया। देन दिस इज द एग्जाम्पल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका चार्टर ऑफ 1661 जो कि पास किया था किंग चार्ल्स II ने, मतलब वो आया था क्वीन एलिजाबेथ के थ्रू, ये आया था किंग चार्ल्स के थ्रू। ठीक है, अब ये कौन सा पीरियड है, पोस्ट रिस्टोरेशन पीरियड, आफ्टर मोनार्की वॉज रिस्टोर्ड इन इंग्लैंड। मोनार्की सिस्टम क्या होता है, अदर देन डेमोक्रेसी, जहां पे एक राजा होता है और बाकी लोग उसकी प्रजा का पार्ट माना जाता है। दिस चार्टर empowered the English India Company to make laws, raise armies, mint money and exercise civil and criminal jurisdiction in its settlements। मतलब क्या है, ये क्या कर सकती थी इस चार्टर के तहत, पहले सिर्फ ट्रेड करने का अलाउड था, बट इस चार्टर 1661 के चार्टर के बाद ये कंपनी क्या कर सकती थी, लॉ बना सकती थी, रेज आर्मीज, आर्मी बना सकती थी, मनी रेज कर सकती थी, एक्सरसाइज सिविल एंड क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन इन इट्स सेटलमेंट। मतलब सिविल और क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन की पावर आ गई कि अगर कोई भी सिविल या क्रिमिनल डिस्प्यूट्स हो रहे हैं तो उसको जुरिस्डिक्शन को अलाउ कर सकती है ताकि वो सिविल और क्रिमिनल डिस्प्यूट्स सेटल हो सके। देन पॉलिटिकल कंट्रोल, इट मार्क्ड अ ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रेडिंग कंपनी टू अ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। पहले इनिशियली 1600 में जो चार्टर आया था उसमें सिर्फ ट्रेडिंग अलाउड थी, बट क्योंकि 1661 में जो चार्टर आया उसमें क्या हुआ, कुछ लॉज की बनाने की पावर आ गई, तो ये बेसिकली क्या हो गई, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी इस कंपनी के पास आ गई। इट कुड पनिश ऑफेंडर्स, मेक पीस और वॉर विद द नेटिव रूलर्स, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन एरियाज इट कंट्रोल। मतलब क्या है, जे इसके पास क्योंकि लॉ बनाने की पावर आ गई तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई पर्सन लॉ बना सकता है, लॉ बनाया इसलिए जाता है ताकि पीस रहे या फिर वो जो एनवायरमेंट है जहां पे भी लॉ बनाया जा रहा है वो एक बेटर एनवायरमेंट रहे, वेलफेयर स्टेट रहे। तो यहां पे क्या है, इस कंपनी के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ये पावर आ गई कि ये क्या कर सकती है, पनिश कर सकती है, मेक पीस और वॉर, मतलब वॉर और पीस लाइक सिचुएशन, जो भी रूलर इससे एग्री करता है तो वो कोई भी सिचुएशन है पीसफुल सिचुएशन होगी, और अगर कोई एग्री नहीं कर रहा है तो उसके अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर सकती है। मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन एरियाज इट कंट्रोल, मतलब उस एरिया में जहां पे ये ऑपरेट करती है, जहां पे इसका कंट्रोल है, एक पकड़ है, वहां पे क्या कर सकती है, मेंटेन कर सकती है लॉ एंड ऑर्डर को अकॉर्डिंग टू द चार्टर जो कि इस कंपनी के फेवर के लिए बना हुआ था। देन ट्रांसफर ऑफ बॉम्बे, पहले क्या हुआ था, बॉम्बे ट्रांसफर कर दिया गया था बाय चार्ल्स II एज अ पार्ट ऑफ क्या, डाउरी, मतलब दहेज की तरफ दे दिया गया था बॉम्बे को, किसको, चार्ल्स II की मैरिज पे। Then this charter gave East India Company powers similar to those of sovereign, allowing it to establish control over Indian territories। मतलब इंडियन टेरिटरीज पे धीरे धीरे ये क्या हुआ, पावर को इस्टेब्लिश करने लगी ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसको एक सोवरेन टाइप का राइट, मतलब उसके ऊपर कोई भी नहीं है, इस टाइप का राइट उसको मिल गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। देन उसके बाद अर्ली सेटलमेंट्स इन इंडिया, सबसे पहले सूरत की डिस्कशन करते हैं। तो ब्रिटिश फैक्ट्री वॉज एस्टैब्लिश्ड देयर आफ्टर द बैटल ऑफ स्वाली इन 1612 वेयर ब्रिटिश डिफीटेड द पोर्टुगीज। मतलब बैटल ऑफ स्वाली हुआ था, और ये कब हुआ था, 1612 में हुआ था, और ब्रिटिश ने पोर्टुगल लोगों को डिफीट कर दिया था, जिसकी वजह से ब्रिटिश फैक्ट्री जो है एस्टैब्लिश हो गई थी। लोकेशन कहां थी, गुजरात, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। सिग्निफिकेंस क्या है, सूरत बिकम द फर्स्ट मेजर ट्रेडिंग पोर्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। फर्स्ट मेजर ट्रेडिंग पोर्ट, क्योंकि सूरत के पास क्या है, सीज है, सीज के थ्रू पोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट इजीली हो जाता है, ट्रेडिंग पोर्ट बन गया फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत। मुगल एम्परर जहांगीर ग्रांटेड ट्रेडिंग राइट्स टू द ब्रिटिश, मतलब जो जहांगीर थे उन्होंने ट्रेडिंग राइट्स अलाउ कर दिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। देन दिस इज एग्जांपल। उसके बाद मद्रास, ये होगी सूरत की बात, अब मद्रास की बात करते हैं। द मद्रास वॉज फाउंडेड बाय फ्रांसिस डे एंड एंड्रयू कोगन। तो बेसिकली जो लैंड ऑब्टेन हुआ था वो लोकल रूलर धमारला वेंकटप्पा नायक, इसके थ्रू हुआ था। मतलब लैंड जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्वायर किया था, ऑब्टेन किया था, वो इनके थ्रू किया था। देन फोर्ट सेंट जॉर्ज was constructed in 1640 which became the nucleus of the city of Madras, now Chennai। मतलब जो मद्रास का जो न्यूक्लियस था, मतलब न्यूक्लियस क्या होता है, एटम का जो सेंटर पार्ट होता है, तो न्यूक्लियस क्या बना, फोर्ट सेंट जॉर्ज was constructed in 1640 which became the nucleus of the city of Madras, now Chennai। मतलब जो चेन्नई, आज का चेन्नई है, वो बन गया।
न्यूक्लियस ऑफ द मद्रास, ठीक है। देन इंपॉर्टेंस क्या है, बिकेम द हेडक्वार्टर्स ऑफ ब्रिटिश इन साउथ इंडिया, जो साउथ इंडियन टेरिटरी थी उसमें ब्रिटिश का ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर बन गया क्या, मद्रास। डेवलप इनटू मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कॉमर्शियल सेंटर्स, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कॉमर्शियल सेंटर्स का मेजर प्रोपोर्शन क्या बन गया, मद्रास। देन बात करेंगे बॉम्बे की। ओरिजिनली अ पोर्टुगीज टेरिटरी, मतलब बॉम्बे वाज इनिशियली अ पोर्टुगीज टेरिटरी एंड देन इट वाज गिवन टू चार्ल्स एज अ पार्ट ऑफ रॉयल डाउरी मैरिज टू पोर्टुगीज प्रिंसेस कैथरीन, मतलब कैथरीन से जब मैरिज हुई तो डाउरी के रूप में उसको दे दिया गया। लीज टू ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1668 फॉर यूरोज 10 पर ईयर, मतलब ये पूरा बॉम्बे को लीज पे दिया गया था फॉर यूरोज 10 पर ईयर। चूजन ड्यू टू एक्सीलेंट नेचुरल हार्बर, मतलब जो बॉम्बे का नेचर है उसकी वजह से उसको चूज किया गया। डेवलप इनटू मेजर नेवल बेस एंड कॉमर्शियल सेंटर, मतलब जो नेवल बेस था उसको बनाया गया प्लस कॉमर्शियल सेंटर बनाया गया बॉम्बे में। उसके साथ साथ बिकम द हेडक्वार्टर्स ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी। देन दिस इज द कंक्लूजन एंड द इंपैक्ट ऑफ चार्टर ऑफ 1600 एंड 1661 एज वेल एज सेटलमेंट्स इन सूरत, मद्रास एंड बॉम्बे। उसके नेक्स्ट आपका टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ अथॉरिटेटिव एंड यूनिफॉर्म जुडिशियल पैटर्न्स 1726 से लेके 1773 तक, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो क्या था, मेयर कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ इन 1726। ये ऑलरेडी मैं लीगल मेथड 2 में कवर कर चुका हूं, बट फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। तो इसमें क्या था, इशूड बाय किंग जॉर्ज I थ्रू चार्टर ऑफ 1726। 1726 में एक चार्टर और आया जिसके थ्रू मेयर्स कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ इन 1726। अप्लाई टू प्रेसिडेंसी टाउन्स, कौन कौन से, बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता, क्योंकि इन 3 स्टेट्स में ही, इन 3 टाउन्स में ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फुल कंट्रोल था, तो इसलिए अप्लाई यहीं पे हुआ इनिशियली। फर्स्ट अटेम्प्ट टू रेगुलराइज सिविल जस्टिस फॉर बोथ ब्रिटिश एंड इंडियंस, क्योंकि अब ट्रेडिंग रिलेटेड एक्टिविटीज हो रही थी, तो ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटी में सिविल डिस्प्यूट्स तो होंगे ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो उनको रेगुलराइज करने के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट था कि अगर कोई भी सिविल डिस्प्यूट बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता में हो रहा है तो कहां डिस्प्यूट रिजॉल्व होगा, मेयर्स कोर्ट के अंदर। Then structure and function, establish mayor court in 3 towns. Each court consisted of 1 mayor, 9 aldermen, 1 recorder, a legally trained person, ठीक है। तो एक मेयर होता था जो कि हेड ऑफ द कोर्ट हो गया, प्लस उसके साथ 9 एल्डरमेंस होते थे, 9 एल्डरमेंस। तो इसका मतलब क्या है, जो मेयर है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता था, उसके साथ जो 9 एल्डरमेंस होते थे उसके साथ मिलके कोई भी डिसीजन लिया जा सकता था, प्लस 1 रिकॉर्डर जो कि लीगली ट्रेंड पर्सन होता था। तो ये उसका कॉन्स्टिट्यूशन था मेयर कोर्ट का। देन फंक्शन एज सिविल कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड विद पावर टू ट्राई सिविल डिस्प्यूट्स बिटवीन ब्रिटिश सब्जेक्ट्स एंड बिटवीन इंडियंस, मतलब अगर ब्रिटिश और इंडियन के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है सिविल इन नेचर, मतलब रिलेटेड टू ट्रेड एक्टिविटी, तो वो क्या है, मेयर कोर्ट में ट्राई किया जा सकता है। और मेयर कोर्ट क्या था, सिविल कोर्ट था ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। द नेक्स्ट पावर थी अपील्स कुड गो टू गवर्नर इन काउंसिल एंड अल्टीमेटली टू द किंग इन काउंसिल, प्रिवी काउंसिल इन इंग्लैंड। मतलब क्या था, जो सिविल कोर्ट यानी कि मेयर्स कोर्ट से जो अपील जाती थी वो कहां जाती थी, प्रिवी काउंसिल या फिर गवर्नर इन काउंसिल, जो कि कहां था, इंग्लैंड में स्टैब्लिश था, वहां पे अपील होती थी। देन लिमिटेशन क्या था, पहले इनिशियली प्रिवी काउंसिल के ऊपर कुछ भी नहीं होता था। अगर प्रिवी काउंसिल ने आपके फेवर में डिसीजन दे दिया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दिया तो आप हार चुके हो, उसके बाद आपके पास कोई भी रेमेडी नहीं होती थी। देन लिमिटेशंस, नो क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन, कोई भी क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन नहीं था, सिर्फ सिविल मैटर के नेचर को ट्राई कर सकता था। देन कोर्ट्स फॉलोड इंग्लिश लॉ ऑफन इग्नोरिंग इंडियन कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, क्योंकि ये क्या था, चार्टर के थ्रू आया हुआ था, और चार्टर किसने बनाया था, इंग्लैंड के लोगों ने बनाया हुआ था। तो बेसिकली क्या है, ये कोड जो था वो इंग्लिश के लॉ को फॉलो करता था और इंडिया के जो कस्टम्स हैं उसको इग्नोर कर देता था। Then judges were untrained merchants leading to frequent miscarriage of justice, क्योंकि जजेस क्या थे, उनको परफॉर्म करनी थी ड्यूटी इंडिया में, बट उन्हें फॉलो करना था इंग्लैंड का लॉ, तो वो थोड़ा कंफ्यूज से रहते थे। वो अनट्रेंड टाइप ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म करते थे, मतलब उनकी जो एक्ट्स होते थे उससे ये नहीं कह सकते थे कि एक प्रोफेशनली ट्रेंड जज बैठा हुआ है। वहां पे अनट्रेंड यानी इमेच्योरिटी दिखती थी बिकॉज ऑफ कंफ्यूजन ऑफ लॉज, क्या यहाँ पे इंडियन लॉ फॉलो किया जाए या फिर ब्रिटिश लॉ, तो इसलिए क्या था, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो जाता था। देन इंपॉर्टेंस क्या था, मार्क द बिगिनिंग ऑफ फॉर्मलाइज्ड लीगल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि फर्स्ट टाइम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था तो फॉर्मलाइज्ड लीगल इंस्टीट्यूशन की बिगिनिंग थी। देन इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्मिटी इन सिविल लॉज अक्रॉस प्रेसिडेंसीज, मतलब जो प्रेसिडेंसीज थी उस टाइम पे उसमें यूनिफॉर्मिटी इन सिविल लॉ आई थी, क्योंकि सिविल कोड था तो सिविल लॉ की यूनिफॉर्मिटी आई थी। सेट द ग्राउंडवर्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन जुडिशरी, मतलब जो आज की जुडिशरी है उसके लिए जो बेसिक फ्रेमवर्क है, ग्राउंड वर्क है, वो क्या है, मेयर्स कोर्ट। देन उसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता अंडर रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उसके बाद इसमें क्या है, बैकग्राउंड क्या है, ड्यू टू वाइड स्प्रेड कंप्लेंट्स अगेंस्ट कंपनीज एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन एंड जुडिशियल मिसयूज, क्या हुआ, बहुत सारी कंप्लेंट्स आती थी
किसी के लिए कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन में, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें करप्शन एक्टिविटीज इन्वॉल्व थी, प्लस जो मेयर्स कोर्ट थे उसमें क्या था, जुडिशियल मिसयूज हो रहा था, मतलब जो लॉज इंडिया के लोगों के लिए होना चाहिए था वो बेनिफिट दे रहा था किसके लिए, इंग्लैंड के लिए, तो इसलिए वो जुडिशियल मिसयूज था। और उसके साथ साथ ब्रिटिश पार्लियामेंट इनेक्टेड रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 टू एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर ईस्ट इंडिया कंपनीज अफेयर। तो ये क्या था, ये एक्ट इस्टेब्लिश हो गई, मतलब ये एक्ट इनैक्ट हो गई, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश करना पड़ा। स्ट्रक्चर क्या था सुप्रीम कोर्ट का, कहां स्टैब्लिश हुआ, फोर्ट विलियम कलकत्ता में स्टैब्लिश हुआ 1774। और स्ट्रक्चर क्या था, चीफ जस्टिस थे प्लस 3 जजेस थे। तो चीफ जस्टिस तो आज भी होते हैं, प्लस 3 जजेस से ज्यादा आज की डेट में जजेस इंक्रीज हो गए हैं, ठीक है। तो आज की डेट में 3 नहीं है, बट पहले जो सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ था तो उसमें चीफ जस्टिस होते थे प्लस 3 जजेस होते थे। जजेस वर ट्रेन्ड बैरिस्टर्स फ्रॉम इंग्लैंड। बैरिस्टर्स मतलब क्या होता है, एनी पर्सन जिसने एलएलबी की डिग्री बाहर से ली हुई है, मतलब इंग्लैंड से ली हुई है, और वो प्रैक्टिस इंडिया में करना चाहता है, तो उसको इंडिया की टर्म्स में बैरिस्टर बोला जाता है। तो जजेस वर कौन थे, जजेस कौन थे, जो बैरिस्टर्स थे जो कि इंग्लैंड से डिग्री लेके आए हुए थे लॉ की। Jurisdiction extended over British subjects, company employees and sometimes Indians in Bengal, बिहार एंड ओडिशा। मतलब जनरली जो जुरिस्डिक्शन था, क्षेत्राधिकार जो इन कोर्ट्स का था, मतलब सुप्रीम कोर्ट का था, वो कहां पे था, ब्रिटिश सब्जेक्ट्स पे, मतलब जो ब्रिटिश के लोग हैं, ब्रिटिशर्स हैं, प्लस जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, चाहे वो ब्रिटिशर्स हो या फिर इंडियंस हो, प्लस समटाइम्स जो कि इंडियंस थे, प्योरली इंडियंस, जिनका कंपनी से कोई लेना देना नहीं था, बट बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में रहते थे, उनके ऊपर जुरिस्डिक्शन अप्लाई हुआ का सुप्रीम कोर्ट का। देन पावर्स क्या है, एक्सरसाइज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। फर्स्ट टाइम हुआ जब सिविल और क्रिमिनल केसेस दोनों की पावर आ गई किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। हैड अपीलेड जुरिस्डिक्शन ओवर मेयर्स कोर्ट इन कलकत्ता। मतलब जो मेयर कोर्ट का डिसीजन होता था, इससे पहले अपील जाती थी सीधा प्रिवी काउंसिल पे, बट अब अपील जाती थी सुप्रीम कोर्ट पे। कुड इशू रेट ऑफ हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्चुरी एटसेट्रा। मतलब जो आज की डेट में रिट्स अंडर आर्टिकल नंबर 32 है, वो सारी रिट्स इशू करने का राइट सुप्रीम कोर्ट के पास तब से था। हैबियस कॉर्पस मतलब अगर कोई बॉडी मिसिंग है तो उसको प्रोड्यूस किया जाए। मैंडेमस मतलब अगर कोई ऑर्डर, कोई पब्लिक अथॉरिटी कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करती तो उसको ऑर्डर को फॉलो करने का ऑर्डर दे सकती है सुप्रीम कोर्ट। साथ ही साथ सर्चुरी का मतलब क्या है, अगर कोई अपना जुरिस्डिक्शन एक्सीड कर रहा है तो उसको रोकने का राइट सुप्रीम कोर्ट के पास है। देन इश्यूज क्या थे, अप्लाइड इंग्लिश लॉ टू इंडियन सब्जेक्ट्स, क्रिएटिंग कंफ्यूजन एंड इनजस्टिस। अब इंग्लिश लॉ को अगर आप इंडियन सब्जेक्ट्स पे लगाओगे, क्योंकि वहां के कस्टम्स अलग है, वहां के लॉज अलग है, वहां के ट्रेडिशंस अलग है, उसको अगर इंडिया पे लगाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि कंफ्यूजन और इनजस्टिस तो होगा ही होगा फॉर द पीपल हु आर लिविंग इन इंडिया, ठीक है। लेड टू कॉन्फ्लिक्ट विद कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन एंड लोकल पॉपुलेशन, क्योंकि कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड करता था लॉ जो कि बनाया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने या फिर चार्टर ने, तो वो क्या था, वो डिफरेंट था जो कि इंडिया के ट्रेडिशंस या फिर कल्चर से आता है। तो इसलिए क्या था, कॉन्फ्लिक्ट रहता था हमेशा जो कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन है इंडिया की पॉपुलेशन का जो भी कल्चर है उसके अकॉर्डिंग। देन राजा नंद कुमार केस, कमालुद्दीन केस, कौशिजुरा केस, ठीक है। तो राजा नंद कुमार केस क्या था, सुप्रीम कोर्ट का ये केस था। जजेस कौन थे, सर एलिजा एम्फी एंड अदर जजेस। चार्ज क्या था, फॉर्जरी अंडर इंग्लिश लॉ, ठीक है। और जजमेंट क्या थी, राजा नंद कुमार वाज फाउंड गिल्टी फॉर फॉर्जरी स्पेसिफिकली फॉर प्रोड्यूसिंग अ फॉल्स बॉन्ड और विल विद इंटेंशन टू डिफ्रॉड द अदर पार्टी। सुप्रीम कोर्ट अप्लाइड इंग्लिश क्रिमिनल लॉ व्हिच वाज नॉट कॉमनली known or accepted in India at the time, under which the forgery was a capital offense. साथ ही साथ the Supreme Court sentenced राजानंद to death by hanging and executed on 5th August 1775, ठीक है। अब बेसिकली क्या था, ये एक जुडिशियल मर्डर का केस था, मतलब जहां पे मर्डर हुआ बट किसने किया, जुडिशरी ने किया, ठीक है। तो अब इसके जो फैक्चुअल चीजें थी वो ये थी कि जो राजानंद कुमार थे उन्होंने गवर्नर जनरल पे क्या करा, एक चार्ज लगाया कि उनके जो भी गवर्नर जनरल हैं वॉरेन हेस्टिंग्स, उन्होंने क्या कर रखा है, उनके अगेंस्ट करप्शन का चार्ज उन्होंने लगाया कि मतलब वो जो गवर्नर जनरल है वो करप्ट है। देन ये वाले केस में जो ये वाला चार्ज लगाया उसमें तो ये हो गए गवर्नर जनरल हो गए बाइज्जत बरी, बिकॉज ही वॉज द पर्सन ऑफ इंग्लैंड, और इंग्लैंड का लॉ ऑब्वियस सी बात है इंग्लैंड के लोगों को पनिश नहीं करेगा। बट इन रिटर्न देन ये जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे इन्होंने इल्जाम लगाया इन पर, राजानंद कुमार पर, क्या, फॉर्जरी का, कि मतलब इन्होंने कंपनी के साथ फॉर्जरी करी है। और उस टाइम पे फॉर्जरी जो इंग्लैंड लॉ में यूज होता था, अब देखो राजानंद कुमार तो इंडियन थे तो उन पे इंडियन लॉ के थ्रू अप्लाई होना चाहिए था, जो भी मैटर सुप्रीम कोर्ट हियर कर रहा था तो उस पर इंडियन लॉ लगना चाहिए था, बट उन्होंने क्या करा, इंग्लैंड लॉ लगाया। बिकॉज ये जो जज थे सर एलिजा एम्फी, ये वॉरेन हेस्टिंग्स के बहुत अच्छे फ्रेंड थे, तो जिसकी वजह से उन्होंने इंग्लैंड लॉ
इस पे लगा दिया और इंग्लैंड लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई फॉर्जरी कमिट करता है तो वो कैपिटल ऑफेंस माना जाता है। और कैपिटल ऑफेंस का मतलब क्या होता है, जहां पे डेथ पेनल्टी दी जा सकती है। तो वही हुआ और उनको डेथ पेनल्टी दे दी गई, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई, यानी कि ये जुडिशियल मर्डर था। तो बेसिकली इट रेज्ड सीरियस क्वेश्चंस अबाउट जुडिशियल ओवररीच ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एप्लीकेशन ऑफ फॉरेन लॉ टू इंडियंस एंड पार्शियलिटी ऑफ चीफ जस्टिस एम्फी हु वाज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ हेस्टिंग्स। ठीक है, तो बेसिकली तीन चीजें इसमें आई। जुरिस्डिक्शन ओवररीच, भाई जब राणा जनार्दन कुमार आपके कंपनी में एम्प्लॉय नहीं है तो आप किस तरीके से उन पर जुरिस्डिक्शन अप्लाई करते हो। सेकंड चीज क्या है कि अगर मान लो कर भी रहे हो तो क्योंकि वो इंडियन है तो उन पे इंग्लिश का लॉ क्यों लगाया जा रहा है, इंग्लैंड का लॉ क्यों लगाया जा रहा है। और साथ ही साथ जो उस केस को ट्राई कर रहा है जज, वो क्या है, वो वॉरेन हेस्टिंग्स का बहुत अच्छा फ्रेंड है। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट आपका कमालुद्दीन केस, जिसको हम बोलते हैं पटना केस। इशू क्या था, अरेस्टेड अंडर रिट इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट आउटसाइड इट्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक रिट इशू कर दी जिसमें उनको अरेस्ट कर लिया गया और वो भी रिट का एग्जीक्यूशन उस जगह पे किया गया जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंडर नहीं आता था। जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट इशूड अ रिट ऑफ अरेस्ट अगेंस्ट कमालुद्दीन, a resident of Patna, which was outside the jurisdiction of Supreme Court as per Regulating Act 1773। तो 1773 में जो भी jurisdiction सुप्रीम कोर्ट का बनाया गया था उसके बाहर आता था ये पटना डिस्ट्रिक्ट। तो इसलिए वहां पे उन्होंने एक रिट इशू कर दी कि वहां से किसी पर्सन को अरेस्ट कर लो। बट कमालुद्दीन वाज फोर्सफुली बॉट टू कलकत्ता एंड ट्राइड। पटना का एक पर्सन को जबरदस्ती आप कलकत्ता लाके वहां पे लाके ट्राई कर रहे हो, तो दैट इज नॉट अलाउड अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। बट फिर भी ये हुआ। While the court did not formally rule on jurisdictional issue in this specific case, the public backlash and administrative protest led to increased awareness about limits of Supreme Court's authority। यहाँ पे कोई भी jurisdiction related issue नहीं बना, बट फिर भी क्योंकि प्रोटेस्ट हुआ, बहुत सारी चीजें हुई, तो जिसकी वजह से लोगों को, जनता को ये पता लग गया कि जो सुप्रीम कोर्ट का jurisdiction है वो कितना होना चाहिए। साथ ही साथ रिकॉग्निशन दैट द कोर्ट वॉज इंटरफेयरिंग इन मॉफिजल अफेयर्स बियॉन्ड कैलकाटा। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया था वो कैलकाटा में जुरिस्डिक्शन अप्लाई करने के लिए किया गया था, बट वो अफेयर्स, मॉफिजल अफेयर्स, बाहर के भी अफेयर्स पे भी ट्राई कर रहा था जो कि कलकत्ता के बाहर के थे। तो दैट इज नॉट अलाउड एंड इट प्रॉम्प्टेड द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू पास द एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 टू रिस्ट्रिक्ट कोर्ट जुरिस्डिक्शन। अब एक्ट ऑफ 1781 आई जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट था उसका जुरिस्डिक्शन और लिमिटेड कर दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट केस है आपका कॉसिजुरा केस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता से का ही केस है। देन इशू क्या था, रेजिस्टेंस ऑफ जमींदार टू जुडिशियल समन्स एंड अरेस्ट ऑर्डर। ठीक है, इसमें जजमेंट कहती है द सुप्रीम कोर्ट इशूड एन अरेस्ट वारंट फॉर जमींदार फॉर कंटेम्प्ट और फेलियर टू अपीयर बिफोर द कोर्ट। देन नेक्स्ट था when the governor general's council refused to assist in arrest claiming it was political matter and beyond court's authority, the supreme court insisted on its supremacy। साथ ही साथ the zamindar resisted, the company's troop protected him from the arrest। ठीक है, तो बेसिकली क्या था, ये दोनों मतलब जो ब्रिटिश के ही पार्ट थे, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी और जो सुप्रीम कोर्ट, जो कि दोनों चार्टर के अंदर स्टैब्लिश हुए थे, उन दोनों के बीच में ही एक खींचातानी वाला केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा था, अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर एक जमींदार को अरेस्ट कराना चाहता था। बट जो कंपनी के ऑफिशियल थे, जो कंपनी के ट्रूप्स थे, जिनको उनको सुप्रीम कोर्ट को हेल्प करनी चाहिए थी, वही उनके अगेंस्ट हो गए। बिकॉज उन्होंने बोला कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी ये पावर ही नहीं है कि वो उसके बाहर के जमींदार को इनेक्ट या फिर ट्राई कर सके। तो बेसिकली क्या था, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसी ने रिफ्यूज कर दिया कि हम आपके ऑर्डर को फॉलो नहीं कराएंगे। साथ ही साथ जमींदार ने भी रजिस्ट करा, बट सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुप्रीमेसी दिखाने के लिए ये ऑर्डर पास कर दिया। अब उसके बाद आउटकम क्या है, द केस हाईलाइटेड क्लैश बिटवीन जुडिशियल पावर एंड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। क्योंकि जो गवर्नर जनरल था उनके पास थी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी और सुप्रीम कोर्ट के पास थी जुडिशियल अथॉरिटी। तो उन दोनों के बीच में क्लैश हो गया कि जुडिशियल अथॉरिटी जहां पे जिसका पावर ही नहीं है वहां पे उसको एग्जीक्यूट क्यों कराया जाए। दो नो फॉर्मल जजमेंट वाज पास ड्यू टू मिलिट्री रेजिस्टेंस। द केस एक्सपोज इम्प्रैक्टिकलिटी ऑफ इन्फोर्सिंग जुडिशियल रिट्स थ्रूआउट विदाउट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉपरेशन। मतलब क्या है, जो रिट्स हैं उनको इन्फोर्स करना ही इंपॉसिबल है। आज की डेट में भी अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट कोई रिट इशू करे तो उसको इन्फोर्स कराने की पावर तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के पास है ना, इसीलिए वो बनाई गई है। तो यहां पे भी क्या हुआ कि अगर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी सपोर्ट नहीं करेगी, कॉपरेट नहीं करेगी, तो कोई भी रिट को इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। इस केस में ये चीज सामने आ गई, बट कोई भी जजमेंट ऐसी पास नहीं हुई, बट ये इम्प्रैक्टिकलिटी को एक्सपोज कर बैठा है केस। ठीक है, देन दिस इज द समरी ऑफ द जजमेंट। उसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। अब ये भी ब्रिटिश पार्लियामेंट, क्योंकि सारी एक्ट्स कौन पास कर रहा था, ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्ट पास कर रही थी टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये रिजॉल्व करने के लिए जो भी डिस्प्यूट हुआ था कॉसिजुरा में
कि सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन क्या है और कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इसलिए ये एक्ट पास की गई। रिस्ट्रिक्टेड द सुप्रीम कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन टू रेजिडेंट्स ऑफ कलकत्ता, मतलब जो कलकत्ता के निवासी हैं सिर्फ उन पे उसका ज्यूरिसडिक्शन है, और साथ ही साथ ब्रिटिश सब्जेक्ट्स अगर कोई है तो सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगा। एक्सक्लूडेड रेवेन्यू मैटर्स एंड कंपनीज पॉलिटिकल फंक्शंस फ्रॉम कोर्ट्स परव्यू, मतलब क्या है, जो कंपनी के पॉलिटिकल फंक्शंस हैं और जो रेवेन्यू मैटर्स हैं वो कोर्ट के दृष्टिकोण से, मतलब कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से बाहर होंगे, कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में उनका कोई भी मतलब नहीं है। साथ ही साथ वैलिडेटेड कंपनीज ओन जुडिशियल सिस्टम एंड द मॉफिजुल एरियाज आउटसाइड द कलकत्ता, मतलब क्या है, कंपनी का ओन जुडिशियल सिस्टम, मॉफिजुल एरिया मतलब आउटसाइड कलकत्ता जहां पे सुप्रीम कोर्ट नहीं है, वहां पे कंपनी का खुद का जुडिशियल सिस्टम लगेगा, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता अप्लाई नहीं करता। देन अलाउड एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल लॉज ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम इन सिविल मैटर्स, मतलब जो पर्सनल लॉ हिंदू और मुस्लिम के बेसिकली कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हैं उनको अलाउ किया अगर सिविल मैटर है तो। सिग्निफिकेंस क्या है, इंश्योर्ड को एग्जिस्टेंस ऑफ ब्रिटिश लीगल सिस्टम एंड इंडियन ट्रेडिशंस, साथ ही साथ रिड्यूस्ड जुडिशियल इंटरफेरेंस इन गवर्नेंस एंड मार्क द बिगिनिंग ऑफ ड्यूअल लीगल सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, अब क्या हुआ, इस एक्ट के थ्रू ड्यूअल लीगल सिस्टम आया। कैसे कि पहली बात तो हिंदू मुस्लिम जो कि मेन कम्युनिटीज थी इंडिया में, उनका पर्सनल लॉज को रिकॉग्निशन मिला, साथ ही साथ जो ब्रिटिश का सिस्टम था वो क्लियर हो गया कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता है वो सिर्फ कलकत्ता के लोगों के लिए एप्लीकेबल है, साथ में अगर कोई ब्रिटिशर है तो उसके अंदर वो आता है, अदरवाइज अगर रेवेन्यू रिलेटेड मैटर है तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट का कोई भी रोल नहीं होगा, उसमें वो कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आएगा। देन दिस इज द कंक्लूजन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अदालत सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, अब वॉरेन हेस्टिंग जुडिशियल प्लान्स, ये जो अदालत सिस्टम का एस्टैब्लिशमेंट हुआ वो बाय द वॉरेन हेस्टिंग जुडिशियल प्लान एस्टैब्लिश हुआ। इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर दीवानी राइट्स, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल, बिहार, ओडिशा वर ग्रांटेड टू द कंपनी इन 1765। ठीक है, मतलब ये कब हुआ, जब रेवेन्यू राइट्स, रेवेन्यू का एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा कंपनी के पास चला गया, तब ये रेवेन्यू या फिर जुडिशियल प्लान रिफॉर्म हुआ। तो क्या है, फीचर क्या है, फर्स्ट टू टायर कोर्ट स्ट्रक्चर, मॉफिजुल दीवानी अदालत जो कि सिविल कोर्ट थे एंड मॉफिजुल निजामत अदालत जो कि क्रिमिनल कोर्ट थे, हेडेड बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो सिविल कोर्ट थे उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हेड करता था, और जो क्रिमिनल कोर्ट थे सुपरवाइज बाय कंपनी ऑफिसर्स बट एक्चुअली ट्राइड बाय काजीज एंड मुफ्तीज, मुस्लिम लॉ ऑफिसर्स। तो बेसिकली क्या था, सिविल कोर्ट को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, मॉफिजुल दीवानी अदालत को सिविल कोर्ट कहा गया और सिविल कोर्ट के होंगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हेड, और मॉफिजुल निजामत अदालत को क्रिमिनल कोर्ट कहा गया जो कि काजी और मुफ्तीज जो कि मुस्लिम लॉ ऑफिसर्स हैं वो इन्फोर्स करेंगे, मतलब वो हेड करेंगे। देन सदर दीवानी अदालत लोकेटेड इन कलकत्ता हियर्ड अपील फ्रॉम मुफिजुल दीवानी अदालत, मतलब मुफिजुल दीवानी अदालत जो कि सिविल कोर्ट्स हैं उनसे अपील जाएगी कहां, सदर दीवानी अदालत में जो कि कलकत्ता में है। देन प्रिसाइडेड ओवर बाय द गवर्नर जनरल एंड द काउंसिल, वहां पे गवर्नर जनरल खुद और उसकी काउंसिल प्रिसाइड कर रहे थे उस कोर्ट की जज को, मतलब वहां पे जजमेंट गवर्नर जनरल और काउंसिल दे रहे थे। उसके बाद निजामत अदालत, ये क्या था, क्रिमिनल कोर्ट की अपील थी, अगर क्रिमिनल कोर्ट से अपील जाएगी तो यहां जाएगी, और प्रिसाइड कौन करता था, इंडियन जज, दरोगा और नवाब विद यूरोपियन ओवरसाइट, मतलब क्या है, जहां पे अपील जा रही है वहां पे यूरोपियन ओवरसाइट है, यहां पे यूरोपियन लॉज लगते हैं फाइनली, एंड उसको एक्सिक्यूट कौन कराता है, मतलब वहां के जज कौन होंगे, या तो दरोगा या फिर नवाब। देन कोडिफिकेशन ऑफ लॉज, यहां पे शुरू हो गया कोडिफिकेशन ऑफ लॉज, हिंदू लॉ टू बी अप्लाइड टू हिंदूज, मुस्लिम लॉ टू बी अप्लाइड टू मुस्लिम, एंड पंडित एंड मौलवीज वर अपॉइंटेड टू एडवाइज जजेस, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम लॉ के बारे में ज्यादा बाहरों के जजेस को तो इन्फॉर्मेशन होगी नहीं, तो उसके लिए हिंदू लॉ के लिए पंडित एंड मुस्लिम लॉ के लिए मौलवीज उनको अपॉइंट किया गया ताकि वो जजेस को असिस्ट कर सके, और हिंदू के केस में हिंदू लॉ को अप्लाई किया जा सके और मुस्लिम के केस में मुस्लिम लॉ को। देन जुडिशियल एंड रेवेन्यू एंड जुडिशियल पावर्स मर्ज्ड। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर फंक्शन बोथ एज टैक्स कलेक्टर एंड जजेस, मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास सिविल राइट्स आ गए थे सिविल कोर्ट के, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या बन गया, टैक्स तो उसको लेना ही लेना है, प्लस वो जज भी बन गया। प्रॉब्लम क्या है, फ्यूजन ऑफ जुडिशियल एंड रेवेन्यू फंक्शंस लेड टू करप्शन एंड इनएफिशिएंसी। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई टैक्स से बचना चाहेगा तो वो क्या करेगा, टैक्स तो पे नहीं करेगा बट जज को पैसा खिला देगा इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, तो क्या होगा, वो बच जाएगा टैक्स देने से। तो बेसिकली क्या है, करप्शन बढ़ गया। जजेस कलेक्टर वाज नॉट लीगली ट्रेंड, जो जजेस थे, जो कलेक्टर्स थे ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वो क्या थे, लीगली ट्रेंड नहीं थे। कंप्लेंट्स ऑफ मिसकंडक्ट एंड आर्बिट्रेरी जस्टिस, मतलब जो मिसकंडक्ट की कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ गई, और एक तरफा जस्टिस मतलब मनमाना जस्टिस की कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ गई। उसके बाद जुडिशियल प्लान ऑफ 1774, इसमें मेन क्या था, कलेक्टर वर रिमूव फ्रॉम जुडिशियल ड्यूटीज, क्योंकि यहां पे बहुत सारी कंप्लेंट उसकी बढ़ गई थी, तो इसमें जुडिशियल ड्यूटी से कलेक्टर को रिमूव कर दिया। दीवानी अदालत नाउ
पर नाउ अंडर इंडियन जजेस आमिल्स और दीवान्स। ठीक है, अब ये इंडियन जजेस को अपॉइंट कर दिया गया, मतलब कलेक्टर का काम कितना कर दिया गया, सिर्फ टैक्स कलेक्शन का, और जो सिविल कोर्ट है, सिविल जजेस हैं, उसके लिए इंडियन जजेस को, आमिल्स को या फिर दीवान्स को अपॉइंट कर दिया गया। ड्रॉबैक क्या है, इंडियन जजेस लैक ट्रेनिंग एंड ऑफन फेल अंडर लोकल इन्फ्लुएंस और ब्राइबरी। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, इंडियन जजेस हैं, अब उनके पास फॉरेन लॉ की तो एक्सपीरियंस है नहीं और ट्रेनिंग उतनी प्रॉपर हो नहीं पाई, तो जिसकी वजह से उन्होंने क्या करा, इन्फ्लुएंस में आ गए, क्योंकि लोकल इन्फ्लुएंस जो राजाओं का इन्फ्लुएंस था या फिर जो भी वहां पे जमींदारों का इन्फ्लुएंस था, उनके इन्फ्लुएंस में आ गए, और प्लस ब्राइबरी के इन्फ्लुएंस में आ गए, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम शुरू हो गई। देन उसके बाद आया जुडिशियल प्लान ऑफ 1780। तो इसमें क्या है, रिस्टोर्ड कलेक्टर्स एज जजेस, फिर से कलेक्टर को इन्होंने जजेस बना दिया और इंडियन जजेस को रिमूव कर दिया ड्यू टू इनएफिशिएंसी अंडर इंडियन जजेस। हेस्टिंग्स जस्टिफाइड इट एज अ नीड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा, कलेक्टर को बना के देख चुके तो प्रॉब्लम आ रही थी, इंडियन जजेस को बनाया तो प्रॉब्लम आ रही थी, तो इंडियन जजेस में मान लो ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए वापस इन्होंने कलेक्टर को जजेस बना दिया। उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस जुडिशियल रिफॉर्म, ये अभी तक वॉरेन हेस्टिंग्स के थे, अब लॉर्ड कॉर्नवालिस के जुडिशियल रिफॉर्म। पहला रिफॉर्म था 1787 का, रीअपॉइंटेड कलेक्टर्स एज जजेस ऑफ दीवानी अदालत। ठीक है, नेक्स्ट सुपरविजन एंड रेवेन्यू कलेक्शन पावर्स वर स्ट्रेंथेंड, मतलब जो रेवेन्यू कलेक्शन की पावर थी और उस पर सुपरविजन मतलब नजर रखने वाला जो गवर्नर जनरल था वो कलेक्टर्स पर नजर रख रहा था, और कलेक्टर्स का जो रेवेन्यू कलेक्टिंग पावर्स थी उसको ज्यादा बढ़ा दिया गया। अगर कोई रेवेन्यू नहीं दे रहा है, आपको टैक्सेस नहीं पे कर रहा है, तो उस केस में आप उसको पनिश कर सकते हो। देन इंट्रोड्यूस्ड ऑफिशियल सैलरी सिस्टम टू रिड्यूस करप्शन, यहां पे फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन हुआ कि हम आपको सैलरी देंगे फॉर वर्किंग एज जज, ताकि आप लोगों से पैसा एक्सेप्ट करके उनके फेवर में डिसीजन देना बंद कर दो। ठीक है, देन उसके बाद प्लान ऑफ 1790, तो मेजर क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स, ये हुआ मेजर क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स है 1790 में। अब एबॉलिश सदर निजामत अदालत हेडेड बाय नवाब, इसको एबॉलिश कर दिया गया, बंद कर दिया गया। क्रिमिनल जस्टिस प्लेस एंटायरली अंडर कंपनीज कंट्रोल, कंपनी के कंट्रोल में क्रिमिनल जस्टिस को डाल दिया गया। वहां पे क्या हो रहा था, हिंदू और मुस्लिम लॉ को अप्लाई किया जा रहा था इन केस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, जो कि जजेस के थ्रू हेड होते थे, और वहां पे पंडित एंड काजीज बैठते थे ताकि वो जजेस को एडवाइस कर सके फॉर हिंदू एंड मुस्लिम लॉज कि वो किस प्रोविजन पे अप्लाई करते हैं। बट यहां पे क्या किया गया, इसको बैन कर दिया गया और इसको क्रिमिनल जस्टिस को कंपनी के कंट्रोल में डायरेक्टली प्लेस कर दिया गया। अब कंपनी ही क्रिमिनल जस्टिस करेगी। देन इंट्रोड्यूस सर्किट कोर्ट्स टू हियर क्रिमिनल अपील्स। देन इससे पहले क्या होता था कि अगर क्रिमिनल कोर्ट से अपील जानी होती थी तो उसके लिए कोर्ट बना दिया गया था। अब जो वो कोर्ट था वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील था, जो कि गवर्नर जनरल और काउंसिल देखते थे। बट अब क्या किया गया कि क्रिमिनल कोर्ट से अगर अपील जानी है तो वो कहां जाएगी, सर्किट कोर्ट्स में जाएगी, एंड देन फाइनल यानी कि हाईएस्ट कोर्ट में। एप्लीकेशन ऑफ मुस्लिम क्रिमिनल लॉ कंटिन्यूड फॉर मुस्लिम्स बट इंटरप्रेटेड अंडर ब्रिटिश ओवरसाइट, मतलब जो एप्लीकेशन ऑफ मुस्लिम लॉ था वो कंटिन्यू रहा मुस्लिम्स के लिए, बट उसका इंटरप्रिटेशन जो था वो ब्रिटिश कर रहे थे। मतलब जो ब्रिटिशर्स थे वो अपनी जुडिशियल ओवरसाइट के हिसाब से, अपने जुडिशियल माइंड के हिसाब से उसको इंटरप्रेट करके उसे अप्लाई कर रहे थे। जजेस वर एडवाइज बाय मौलवीज बट फाइनल अथॉरिटी रेस्टेड विद द ब्रिटिश जजेस, एडवाइस मिल रही थी मौलवी से कि मुस्लिम लॉ ये कहता है, बट जो फाइनल जजमेंट थी वो ब्रिटिश जज दे रहे थे। इररिस्पेक्टिव ऑफ द एडवाइस, हो सकता है वो एडवाइस से माने या फिर हो सकता है वो एडवाइस ना माने। देन सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव शुरू हो चुका था। ये था फर्स्ट स्टेप जहां पे जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग अलग कर दिया गया था। देन जुडिशियल प्लान ऑफ 1793 कॉर्नवालिस कोड, इसमें क्या था, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर्स। ठीक है, कलेक्टर्स नाउ डील ओनली विद रेवेन्यू, सिविल जजेस वर सेपरेट एंड ट्रेंड कंपनी ऑफिसर्स। यहां पे डिफरेंट हो गया, पहले उन्होंने सिविल जजेस के लिए कलेक्टर्स को अपॉइंट कर दिया था, बट अब यहां पे क्या है कि कलेक्टर्स केवल रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, बट सिविल जजेस क्या है वो सेपरेट है, और जो कि कौन है, ट्रेंड कंपनी के ऑफिशियल्स है। देन हायरार्की ऑफ कोर्ट्स क्या है, मोफिजुल दीवानी अदालत जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थी ये अलाउड था। देन 4 प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑफ अपील एट कलकत्ता, डेक्का, मुशीराबाद एंड पटना। देन सदर दीवानी अदालत, फाइनल कोर्ट ऑफ सिविल अपील, ये हाईएस्ट कोर्ट था। ठीक है, और ये आपका मिडिल कोर्ट था। सपोज दैट ये आपका सुप्रीम कोर्ट था, ये आपका हाई कोर्ट था जो आज की अगर मैं डेट की बात करूं तो, और ये आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था। ठीक है, तो इस तरीके से आपका डिवीजन हो गया हायरार्की ऑफ द कोर्ट्स का। क्रिमिनल कोर्ट्स में कैसे हुआ, डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत, क्रिमिनल कोर्ट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये आपका मान लो कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ सेशंस। देन सर्किट कोर्ट्स जो कि यूरोपियन जजेस थे, और ये क्या हो गया आपका मान लो हाई कोर्ट। एंड देन सदर निजामत अदालत, फाइनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील नाउ कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश जजेस, ये हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट फॉर क्रिमिनल केसेस। ठीक है, तो इस तरीके से क्रिमिनल कोर्ट्स का बाइफिकेशन हुआ। देन लीगल प्रोसेस क्या हुआ, केसेस हैड टू बी डॉक्यूमेंटेड। इससे पहले केसेस ओरल फॉर्म में चल रहे थे, बट अब केस का डॉक्यूमेंटेशन हो गया था मैंडेटरी। देन इंट्रोडक्शन ऑफ रूल्स
फॉर एविडेंस, विटनेसेस, अपील प्रोसीजर्स एक्सेट्रा। अब क्या था, एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, विटनेसेस को हियर करने के लिए और अपील का प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक रूल्स बना दिए गए थे जिनको फॉलो करना मैंडेटरी हो गया था। कोडिफिकेशन ऑफ लॉ, कलेक्टेड एंड ट्रांसलेटेड हिंदू एंड मुस्लिम लॉ, जो हिंदू और मुस्लिम लॉ जो कि पंडित एंड काजीज या फिर मौलवीज बता रहे थे उनको इंटरप्रेट किया गया और उनको ट्रांसलेट करके कोडिफाई कर दिया गया। बिगिन द ट्रेडिशन ऑफ लीगल प्रेसिडेंट एंड रिटन रिकॉर्ड। लीगल प्रेसिडेंट मतलब जो हाईएस्ट कोर्ट कह देगा वो लोएस्ट कोर्ट को मानना पड़ेगा, और रिटन रिकॉर्ड मतलब जो कोर्ट क्या कह रहा है उसका रिकॉर्ड्स मेंटेन करना यहां से शुरू हो गया। देन प्रोफेशनलाइज्ड एंड सेंट्रलाइज्ड द जुडिशियल सिस्टम, ये इसका बेस्ट आउटकम है। साथ ही साथ रिड्यूस करप्शन क्योंकि सैलरी देनी शुरू हो गई थी। एंड देन क्रिएटेड यूनिफॉर्म जुडिशियल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल इंडिया। ठीक है, ये क्या था, ब्रिटिश कंट्रोल इंडिया को यूनिफॉर्मली इन्होंने स्ट्रक्चराइज कर दिया था, मतलब प्रॉपर तरीके से ब्रिटिशर्स इंडिया पे कंट्रोल कर रहे थे। देन लॉर्ड विलियम बेंटेक जुडिशियल रिफॉर्म। ठीक है, अब इसमें क्या था, इंडियनाइजेशन ऑफ लोअर जुडिशरी, मतलब लोअर जुडिशरी जो थी उसमें इंडियन लोगों को अलाउ कर दिया था इस जुडिशियल रिफॉर्म में। अलाउड क्वालिफाइड इंडियंस टू बिकम मुंसिफ्स एंड सदर आमीन्स लोअर जजेस, जो लोअर कैटेगरी के जजेस थे उसमें इंडियंस को अलाउ कर दिया था। रिड्यूस रिलायंस ऑन एक्सपेंसिव यूरोपियन जजेस, क्योंकि यूरोपियन जजेस उनको महंगे पड़ रहे थे, उनको पहले तो इंडिया में भेजो एंड देन उसकी सैलरीज बहुत ज्यादा हाई हो रही थी, इसलिए क्या था उन्होंने सस्ते में, क्योंकि इंडिया में लेबर हमेशा सस्ता रहा है, तो लेबर को मतलब जजेस को अपॉइंट कर दिया जो कि लोअर कोर्ट में उनकी सैलरी बचा रहे थे। Then reorganization of courts, simplified judicial divisions and encourage more frequent appeals and record maintenance, क्योंकि अपील्स होगी तो फिर से, क्योंकि ब्रिटिशर्स को अपनी चीजें स्टैब्लिश करनी थी तो इसलिए अपील्स को प्रेफर कर रहे थे, तो फ्रीक्वेंट अपील्स अलाउ कर दिया, साथ ही साथ रिकॉर्ड मेंटेनेंस की जिम्मेदारी दे दी, और उसके साथ जुडिशियल जुरिसडिक्शनल डिवीजन जो थे वो सिंप्लीफाई कर दिया, मतलब जो किसका एरिया है, क्योंकि इंडियन जजेस को लोअर जजेस बना दिया था तो उनका एरिया उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि कौन सा एरिया किस जज के अंडर आता है। लीगल एजुकेशन एंड लैंग्वेज, सपोर्टेड टीचिंग ऑफ लॉ इन इंग्लिश एंड प्रमोटेड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लॉ स्कूल, लीगल ट्रेनिंग। ठीक है, तो इंग्लिश लॉ को उन्होंने प्रमोट कर दिया कि मतलब लॉ जो पढ़ाओ वो इंग्लिश के हिसाब से पढ़ाओ। देन आपके लॉ स्कूल्स को प्रमोट करा और लीगल ट्रेनिंग को प्रमोट करा। एबोल्यूशन ऑफ क्रूअल पनिशमेंट्स, जो क्रूअल पनिशमेंट्स थी जैसे सती प्रथा, जिसमें जो मेल पर्सन होता था अगर हस्बैंड उसकी डेथ हो जाए तो उसके साथ साथ उसकी जिंदा वाइफ को भी जला देते थे, तो उसको क्या करा, उसको एबॉलिश करा, क्योंकि क्रूअल पनिशमेंट मानी गई उस वाइफ के अगेंस्ट, लीगल डिक्री के थ्रू मतलब कोर्ट के थ्रू एबॉलिश किया गया। प्रमोटेड अ प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ सोशल लॉ, मतलब सोशल लॉ के लिए पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन या फिर प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन का प्रमोशन किया कि जैसे सती प्रथा को एबॉलिश करके। देन पब्लिक एंड प्रेस पार्टिसिपेशन, इसमें क्या था, अलाउड सम लीगल प्रोसीडिंग टू बी रिपोर्टेड इन द प्रेस, जो भी मेजर मैटर्स थे जहां पे ब्रिटिशर्स को अपनी वर्चस्व दिखाना था, बेसिकली उनको अपना सुप्रीमेसी दिखानी थी, वहां पे उन्होंने प्रेस रिपोर्ट्स या फिर मीडिया रिपोर्ट्स को भी अलाउ कर दिया, मतलब प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन उस कोर्ट की अलाउ कर दी। देन दिस इज द कंक्लूजन, और इसी के साथ आपकी यूनिट 1 हो गई खत्म। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यूनिट 2 की होगी लीगल हिस्ट्री की। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स।